सर आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी तो मैं 3 साल का था और 3 साल की एज में मेरे डैड ने मुझे फ़र्स्ट टाइम एक इंस्ट्रूमेंट लेके दिया। तो फाइनली मैंने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं छोटा सा था लेकिन मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो डैड को देखता था जगह जगह कॉन्सर्ट करते हुए, तो मैं एक दिन डैड के साथ किसी कॉन्सर्ट में गया, वहाँ पे उनके टीचर आए हुए थे और फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, कि ये बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी लगी, मुझे इसे म्यूज़िक सीखना चाहिए तो मैंने नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से ही अपनी क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी और उसके बाद मैं पूरे 7 साल तक म्यूज़िक सीखता रहा। मेरा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो था वो था गिटार। सर हु इज़ योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन ऑब्वियसली मेरे डैड जब मैं बहुत छोटा था तभी से मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने। और मेरे डैड का एक ड्रीम था कि वो एक प्लेबैक सिंगर बने, बट हाँ, ज़िंदगी के हालात ने उन्हें उस मोड़ पे नहीं आने दिया किसी रीज़न्स की वजह से। बट मेरे डैड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और चाहे वो एक बहुत बुरा टाइम चल रहा हो चाहे वो अच्छा टाइम, लेकिन हाँ, मेरे को उन्होंने कभी भी म्यूज़िक में जाने से रोका नहीं। इवन अपने काम छोड़ छोड़ के वो मेरे संग कॉन्सर्ट्स में जाते थे। और मैंने ऐसा भी टाइम देखा है कि मेरे दादू एक्सपायर हुए थे, बट उस दिन मेरा एक कॉन्सर्ट था तो मेरे डैड ने मुझे कहा, एक तरफ तेरे दादू हैं, एक तरफ तेरा ये करियर है, तो अभी तुझे डिसाइड करना है। मैंने तो हमेशा सपोर्ट किया है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं रुक गया था वो कॉन्सर्ट करने को, लेकिन मेरे डैड ने फिर मेरे पास आए, उन्होंने देखा कि हाँ भाई, एक तरफ दादू का भी सपना जो था वो ये था कि मेरा बेटा बहुत आगे जाए म्यूज़िक फील्ड में। तो मेरे डैड ने मुझे खुद उस दिन बोला कि अब तुम जाओ, इससे बेटर मुझे नहीं लगता था वहाँ पे मेरे को जाना चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि तुम्हारे जाने से दादू ज़रूर खुश होंगे, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो मैं अपने डैड को अपना सीरियसली एक लाइफ का एक रियल हीरो कहते हैं ना जिसको, मैं वो मानता हूँ। इवन मेरी मदर, मेरे डैड, आई जस्ट लव माई पेरेंट्स, आई चेंज सॉ। हाँ, मैंने सुना है सर कि आपकी खुद की एकेडमी है, तो ये एकेडमी में आप खुद टीचर हैं? बिल्कुल, ये एकेडमी भी मैंने जब खोली थी तो मैंने ये सोच के ही खोली थी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है कुछ ना कुछ। और जब भी मैंने एकेडमी खोली तब मेरे पास बिगनिंग में सिर्फ 1 साल तक 2 या 3 स्टूडेंट्स आए थे। बट हाँ, मैंने 1 साल तक हिम्मत नहीं हारी और कॉन्टीन्यूसली अपने इस टीचिंग को स्टार्ट रखा, कॉन्टीन्यूसली चलाता रहा। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने टारगेट क्रॉस किया अपने ईस्ट दिल्ली में, जहाँ पे मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। तो मेरे पास 1 साल के अंदर 300 से ऊपर स्टूडेंट्स आए थे, जिनमें से 60 to 65 स्टूडेंट्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कूल आई थी, जिसको हम लोग RQ लेवल कहते हैं। वो एक म्यूज़िक से जुड़ा हुआ एक एग्ज़ाम होता है। और तब उसके बाद जब मेरे पास बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स आ गए और उसके बाद उन्होंने मेरा नाम करना शुरू किया, तो तब से कॉन्टीन्यूसली चलता ही जा रहा है। और हाँ, मैं अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा एक लेवल अचीव भी कर लेता हूँ, तो मैं जहाँ से शुरू हुआ था, यानी कि मेरी एकेडमी, मैं इसे कभी बंद नहीं कर सकता। फाइनली द वॉइस ऑफ दिल्ली का टैग आपको कैसे मिला? ये वॉइस ऑफ दिल्ली का टैग, ओके, एक्चुअली 2012 में एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसके अंदर दिल्ली के कम से कम 30 to 35,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये 3 साल का था। तो फर्स्ट ईयर के अंदर 10 राउंड क्लियर करने थे, तो जिसमें से मैं 8वें राउंड के अंदर मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। देन 9th में मुझे एक वाइल्ड एंट्री मिलती है। बट मेरी मजबूरी, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि हाँ, मैं जिस दिन ये 9th कॉन्सर्ट था तो मेरे उस दिन दादू एक्सपायर हुए। तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था मैं कि हाँ, मेरा क्या होगा। मैं जिस चीज़ के लिए 1 साल से इतना भाग रहा था वो फाइनली अब मेरे सामने है, तो एक मजबूरी भी मेरे सामने थी। बट मेरे डैड ने मुझे वहाँ भेजा, तो वो एक 9th नंबर का अगर मेरा कॉन्सर्ट छूट जाता तो शायद आज ये वॉइस ऑफ दिल्ली सामने ना होता आप लोगों के। बट मेरे डैड ने मुझे सपोर्ट किया वहाँ पे और मैं वहाँ पे गया। देन मैंने बहुत मेहनत से मैं सेकंड लास्ट राउंड में पहुंचा और उसके बाद ठीक 5 दिन बाद हम लोग का एक फ़ाइनल होना था, जो टालकटोरा स्टेडियम में हुआ था हम लोग का, 2013 जनवरी 21। तो वहाँ पे हम लोगों के सामने टोटल 20 लोग थे, जिनमें से सबको हर कैटेगरी के 2-2 सॉन्ग्स गाने थे। तो फाइनली मैंने जैसे तैसे करके एक
लाइक मेरे मन में एक ये भी था कि हाँ मैं बहुत दुखी था और मेरे सबसे बेस्ट बडी जो मेरे को बहुत प्यार करते थे, मेरे दादू एक्सपायर हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात याद आती मुझको कि यार मुझे तुझे बहुत टॉप पे देखना है। तो शायद वो मेरे माइंड में एकदम, जब मैं अपना लास्ट सॉन्ग गा रहा था तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं वो ठीक से लाइक एक कहते हैं ना एक दिल से गाने वाली बात वो आ नहीं रही थी, लेकिन हाँ मेरे दादू मेरे माइंड में आए एकदम कि उन्होंने कहा मुझे कि अब ये टाइम है, तू कुछ कर सकता है और ये मेरे लिए करेगा तू। पर पता नहीं कैसे मैंने अपनी आँख बंद करी और मैंने वो लास्ट सॉन्ग गा दिया। और वो सॉन्ग इतना टफ था कि मेरे सामने 8 से 9 लोग खड़े थे, तो आई थिंक उनमें से वो किसी ने सॉन्ग गा नहीं पाए वो। तो सॉन्ग का नाम था, मैं बता भी देता हूँ, मधुबन में राधिका नाचे रे, जो हर किसी के लाइक मैंने आज तक क्लासिकल सीखा नहीं, बट हाँ मैंने ट्राई कर लिया और ये सॉन्ग मैं अपने दादू के साथ भी बैठ के बहुत गाता था। तो कहीं ना कहीं मेरे दादू का वो सिखाया हुआ सॉन्ग मेरे आखिरी इस मोमेंट पे काम आया और वो जजेस को बहुत पसंद आया। तो अब आप लोग के सामने जो ये बैठा हुआ है, इसके लिए मैं फिर से एक बार अपने दादू का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि अगर ये सॉन्ग वो लोग मुझे ना देते तो शायद मैं आज यहाँ पे होता ना। और वॉइस ऑफ दिल्ली का जो टैग था वो एक मधुबन में राधिका नाचे रे सॉन्ग, इसके अंदर टोटल हम लोगों की 300 ताने यूज़ हुई हैं और मैंने इसको बखूबी निभाया और लोगों को बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से दिल्ली ने मुझे चूज़ किया लास्ट लेवल के लिए। और वो लास्ट लेवल हम लोगों का हुआ था अजमेर में, जो कि आपका भोपाल में पड़ता है। फिर वहाँ पे जो 20 से 5 लोग थे, उन 5 को फिर हराना लाइक मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैं हार जाऊं या मैं जीत जाऊं, बट हाँ मुझे ये था कि मुझे जैसे भी करके मैं यहाँ तक आया हूँ तो मुझे इसे अब अचीव करना ही करना है। फिर मैंने अपना फाइनल जो भी था वो दिया और लोगों ने मुझे पसंद किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और अब मैं आप लोगों के बीच में हूँ, वॉइस ऑफ दिल्ली, गौरव कुमार। सो दैट्स इट। आके पीछे दिल में बन गई जाने कितनी अजीज, ये भीड़ में भी तुझे पहचान लेता हूँ, कैसी दुनिया पे तेरा दिल का लेता हूँ।